Hello, good morning to all my medical aspirants. How's going? How's about your study? पढ़ाई अच्छी चल रही है? Okay. So today we are going to start our law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई लिंकेज नहीं होती है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स सामने आते हैं देयर विल बी नो लिंकेज। हमने प्रीवियस क्लास में डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड प्रोसेस को पढ़ लिया था, अब हम ये पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मेंडल्स के लॉज को भी हमने देख लिया था। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है? तो जैसे ही हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई तो जो भी फिनोटाइप्स निकले, राउंड, येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये सारे अपियर होते हैं किस रेशियो में? 9:3:3:1 के रेशियो में। तो इसका जो रेशियो जब हम अलग अलग पेयर्स में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो मेंडल इसको स्टडी करते हैं और ये जो रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है, ये फिनोटिपिक जो रेशियो है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज के पूरे 3 येलो, 1 ग्रीन, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड के साथ। और फिर से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 राउंड इज टू 1 रिंकल्ड, 3 येलो इज टू 1 ग्रीन। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? 9 राउंड येलो और 3 रिंकल्ड येलो, तो 3 राउंड ग्रीन एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्रोमोसोम कितना कैरेक्टर्स को कैरी करेगा? इट विल कैरी 1 कैरेक्टर। और अगर हमें क्रोमोसोम नंबर निकालना हो तो 2n कर लेंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा। और n क्या होगा? आपके पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर जैसे कि मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्शन क्या आया, तो ये जो लॉ थी एप्लीकेबल थी सिर्फ उसी फैक्टर्स और जीन्स पे जो कि या तो सिचुएटेड है डिस्टेंटली, मतलब थोड़ा आसपास, या फिर सेम ही क्रोमोसोम पे अकर हो रहा है, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम, एक्सेप्ट लिंकेज का केस अगर हम छोड़ देते हैं तो। अब हम आ जाते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस पे हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो क्रॉसेस हमारे हुए थे प्लांट के डिफरेंट 2 ट्रेड्स के साथ में, तो मेंडल ने एक प्रपोज किया कि एक सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन है, जो कि उसी को मेंडल ने क्या बोला? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हम लोग ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दिया था, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया था। उसके बाद एक लास्ट यही थर्ड लॉ था हमारा, क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ है ये बताती है कि जब भी 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं आकर के कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर्स का दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पनेट स्क्वायर जो होता है ये हमारा इफेक्टिवली इसका यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन को बताने के लिए, या हमारे 2 पेयर ऑफ जीन को मियोसिस के टाइम पे, मतलब जब क्या हो रहा है? रिडक्शनल डिवीजन होती है तो। और इसमें प्रोडक्शन होते हैं एक्स के और पॉलेंस के हमारे F1 जनरेशन में, जो कि क्या होता है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट बनता है। फिर इसी को कंसिडर करते हैं हम कि जो सेग्रीगेशन हो रहा है एक पेयर जीन्स का, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r, 50-50% गैमेट्स इस तरीके के बन रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम y के साथ भी देखेंगे तो y कैपिटल Y और स्मॉल i, इसमें भी जैसे क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन हो रहा है हमारे 50-50%। तो जब ये एक दूसरे से अलग होता है तो ये क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही बताना चाह रहा है कि आपके जो भी कैरेक्टर्स या एलील्स जो पेयर्स में होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम सेग्रीगेट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली लिंक्ड रहते हैं। तो इससे हमारे कितने टाइप्स के, मतलब लाइक अगर 4 जीनोटाइप्स गैमेट्स बनेंगे, जैसे कि कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ पॉलन और 4 टाइप्स ऑफ एग्स भी। तो जो 4 टाइप्स होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y बनेंगे। और सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो 25% चांसेस है कि सब हो सकते हैं। और इसमें जो हमारा टोटल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होगा वो 1/4, मतलब कि सब अलग अलग तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं 4 जो आपके एक्स है, जो 4 टाइप्स ऑफ एक्स है और पॉलन से दोनों साइड अगर पनेट स्क्वायर में, तो इससे बहुत ईजिली हो जाएगा। हम डिराइव कर पाते हैं जाइगोट्स को, है ना, कि क्या बनेगा F2 प्लांट्स में, है ना। ऐसे ही तो बनाते हैं ना डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो 16 स्क्वायर्स का हमारा फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स बनते हैं, देखने को मिलता है। तो इसी को हम यूज करते हैं। जो जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, क्या वो यही होगा 9:3:3:1? तो हाँ जी, यही होगा, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताया जा रहा था कि जितने भी पेयर्स होते हैं जब वो अलग होते हैं तो उसमें ब्लेंडिंग नहीं शो करती है, मतलब दोनों ही एकदम से अलग हो जाते हैं।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया था, जो भी एक दूसरे अलील्स है जो पेयर्स में है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने कैरेक्टर्स को शो करने के लिए, तो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझिए, एक डोमिनेंट होती है, एक रेसेसिव होती है। तो दीज आर द लॉज डेट मेंडल ने अपने स्टडी के दौरान बताया था मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हुए। तो मेंडल ने यहाँ तक हमारा काम कर दिया था। अब आगे हमारे आते हैं कुछ अदर साइंटिस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने अपने क्या कहते हैं पब्लिश किया था अपने वर्क में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में 1865 के दौरान। बट कुछ सेवरल रीजंस, व्हाट वर द रीजंस, क्योंकि उनका जो था उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, मतलब बायो के ये में मैथ्स का यूज़ किया था, इन्होंने स्टैटिक्स का यूज़ किया था। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा फेम नहीं मिल पाया, उनके रिसर्च को इतना ज़्यादा लोगों ने वैल्यू नहीं की। जैसे कि आज के टाइम पे अगर रिसेंट रिसर्च होती है कि रोबोटिक्स कैन क्योर दी हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़, मतलब एक छोटा सा चिप होगा एंड दैट विल क्योर द डायबिटीज़, क्या ये उतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है जो आगे आने वाले 30 साल में कर पाएगा? आज के टाइम पे वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता, नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं हो सकती है, क्योंकि द रीज़न है इसके जितने ज़्यादा अफेक्टेड लोग होते हैं इससे वो सारे क्या होते हैं, मिडिल क्लास में होते हैं। मिडिल क्लास उतने महंगे ट्रीटमेंट्स को, और या तो उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, तो जो भी चिप्स को बनाया जा रहा है, जैसे कि हार्ट में पेस मेकर लगाना, नाउ इट्स अफोर्डेबल, फिर भी अब अफोर्डेबल है, बहुत लोगों के हार्ट में अभी भी लगा होता है। तो या तो एक ये चीज़ हो सकती है, दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट बना दिया जाए, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया जाए जो कि आपके डायबिटीज़ के मेडिसिन की तरह वर्क करे। जो आप मेटफॉर्मिन लेते हैं, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, आप इंसुलिन को लेवल को ही मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेते हैं ना, तो फॉर डैट इस तरह का कोई फूड प्रोडक्ट बना दिया जाए, वो भी पॉसिबल है। तो आप अपने डाइट को ही इन्हांस करके यू कैन क्योर द डिजीज़। तो देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, बट द थिंग इज कि विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज अफोर्डेबल और लाइक फिजिबल, मतलब लोग उसको ईजिली कैरी कर सके, मतलब उन्हें अवेलेबल भी होना चाहिए ना, अवेयरनेस होनी चाहिए इस ट्रीटमेंट वाले कि हाँ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है। बट नाउ वी आर एक्चुअली मोर डिपेंडेंट ऑन द ड्रग्स, टोटली नॉट मोर, टोटली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग्स, एंड दैट्स द एक्चुअली प्रॉब्लम। बट इमरजेंसी केसेस में क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑन दैट टाइम। इमरजेंसी केसेस में कोई और ऑप्शन भी नहीं होती है। ओके, आते हैं। तो कुछ सेवरल रीजंस की वजह से ये जो हमारे होते हैं अनरिकग्नाइज्ड है 1900 तक। तो फर्स्टली जो हमारा कम्युनिकेशन था, क्योंकि वो उस टाइम पे इजी भी नहीं हुआ करता था एज इट इज़ नाउ, मतलब आज के जैसे कि अगर किसी को अपना रिसर्च भी आज भी इजी नहीं है अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं होता है। यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, यू आर एग्जीक्यूटिंग इट, यू आर राइटिंग ऑन इट, बट यू डोंट हैव अ कॉन्टैक्ट्स, देन इट डजंट मैटर आपने क्या लिखा, क्या समझा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, इफ़ यू हैव द ऑथोरिटी, यस यू कैन डू अ लॉट। अब आते हैं तो उन दिनों में क्या होता था, इनका जो वर्क था इतना ज़्यादा वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, द रीज़न बिहाइंड इट। और फिर बाद में सेकेंडली जो इनका कॉन्सेप्ट था जीन का, या फिर उसी को हम लोग इन्होंने क्या बोला था, फैक्टर्स, जो कि मेंडल के वर्ड में बोला जाता, तो वो क्या कहता है, स्टेबल था और डिस्क्रीट यूनिट था जो कि कंट्रोल किया जा सकता था एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट से। और ये जो पेयर ऑफ एलील्स थे वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन की ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएशंस हो रहे हैं नेचर में, तो ऑफकोर्स देयर मस्ट बी अ ब्लेंडिंग, मतलब ब्लेंडिंग एक ऑर्गेनिज्म अगर नहीं शो करेगी तो उसमें कैसे आ जाएगा वेरिएशंस। तो बाद में चल करके जो मेंडल का अप्रोच था बायोलॉजिकल फेनोमेना को एक टोटली एक अनएक्सेप्टेबल, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, मैथ्स का यूज़ किया, एक ये भी रीज़न था। तो फाइनली जो हमारे मेंडल के वर्क को सजेस्ट किया गया कि जो फैक्टर्स, जो जीन है वो एक डिस्क्रीट यूनिट होती है, एंड वो इतना ज़्यादा फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। फिर 1900 के टाइम पे ही एक तीन साइंटिस्ट मिल गए जो कि उनके क्या थे, स्टूडेंट्स ही थे, कलीग्स ही थे, और ह्यूगो डेवरिज, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स पे, इवनिंग प्राइम रोज पे, फिर से रीपब्लिश किया मेंडल के वर्क को और पेपर को 1901 में। उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया मेज पे भी। तो ये सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, देन वहाँ से इन्होंने वापस से अपने सर के वर्क को लाइक रीपब्लिश किया। तो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स के ही रिजल्ट को, इनहेरिटेंस ऑफ
कैरेक्टर्स को। उसके साथ इस टाइम तक तो क्या हुआ था, तो एडवांसमेंट हो चुकी थी, माइक्रोस्कोपी भी अच्छे से आ चुका था, मतलब वो अच्छे से हम यूज़ कर सकते थे, वो एक्सेसिबल था। साइंटिस्ट जो थे वो केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे थे सेल डिवीजन को, कि मतलब सेल डिवीजन किस फेज में कहाँ कैसे होती है, मतलब अगर मियोसिस फर्स्ट है एनाफेज में कैसा जाएगा, मियोसिस सेकेंड में एनाफेज में कैसा जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को साइंटिस्ट उस टाइम देख पा रहे थे। और उसी के साथ तो इसकी वजह से जो डिस्कवरी हुई कि जो भी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में, जो कि अपीयर हो रहा है डबल और बाद में चल करके वो डिवाइड कर ले रहा है ईच सेल डिवीजन से पहले, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को इसलिए क्रोमोसोम बोलते हैं बिकॉज दीज आर कलर्ड बॉडीज। ये कैसे होते हैं, कलर बॉडीज होते हैं, और इसको जब स्टेडिंग करते हैं तो इट कैन बी इजिली विजुअलाइज। तो 1902 तक जो क्रोमोसोम्स थे मूवमेंट हमारे देखने को मिले, मियोसिस जब टेक प्लेस हो रही थी तब। फिर वॉल्टर एंड सटन, तो यहाँ तक आ गया क्रोमोसोम्स किसने फिर बताया, ह्यूगो डे व्रिस, कोरेंस एंड वॉन डेस्मार्क। फिर आते हैं वॉल्टर सटन एंड थियोडर वोबरी ने क्या किया कि जो भी बिहेवियर होता है क्रोमोसोम्स का वो क्या होता है, पैरेलल होता है हमारे बिहेवियर ऑफ जीन्स के भी, और इसको यूज किया जाता है क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए, ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए मेंडल्स के लॉज को। तो फिर इसको रिकॉल करते हुए जो भी आपने पढ़ा होगा, तो बिहेवियर जो भी क्रोमोसोम्स होती है माइटोसिस के दौरान, मतलब इक्वेशनल डिवीजन में, और मियोसिस के दौरान जहाँ रिडक्शन डिवीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो इसमें हम याद करेंगे। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, जीन कई तरह पेयर्स में होते हैं। दो एलील्स जो होते हैं आपके जीन पेयर के, वो लोकेटेड होते हैं किस पे, होमोलोगस साइट, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि जो एक ही वाले पेयर्स वाले क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ना मियोसिस और जर्म सेल हमारा फॉर्मेशन होता है सेल में, 4 क्रोमोसोम्स कैसे हम देखते हैं कैसे सेग्रीगेट होता है, और ये किस फेजेस में होता है, तो ये हमारा एनाफेज फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी जेनेटिक स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले इजीली हमारे लिए स्टडेबल तब होता है जब अगर हम क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहते हैं, तो डैट विल बी एनाफेज फर्स्ट। तो जीवन में क्या हुआ, हमारा क्रोमोसोम अलग अलग था। फिर G2 में क्या करेगा, खुद को डिवाइड करके बाईवैलेंट बना लेगा, बाईवैलेंट बनाया फिर वो मेयोसिस फर्स्ट में जाएगा, मतलब एनाफेज। देन हमारे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे जो कि उसके सेंट्रल प्लेट से क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे। फिर मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, एनाफेज होगा जिसमें वो दोनों अलग होंगे, और देन हमारे 4 जर्म सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कंपैरिजन है हमारे बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच में। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, पेयर्स में होते हैं, जीन्स भी हमारे पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स भी क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं जहाँ पर उनका गैमेट फॉर्मेशन होता है, और ये क्या कहते हैं, ओनली एक ही पेयर हमारा गैमेट में ट्रांसमिट होता है। और जो आपके जीन भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक ही पेयर जो होता है इसमें भी गैमेट के टाइम पे ट्रांसफर होती है। उसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, और इसमें जो होता है वन पेयर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर। तो जो एनाफेज होती है ना मियोसिस फर्स्ट में, तो जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स आपके, वो अलाइन करते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, और फिर इसको समझने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चारों डिफरेंट कलर्स के, लेफ्ट राइट कॉलम करके यहाँ पे बनाया गया है। लेफ्ट कॉलम में क्या पॉसिबिलिटी ये होगी, मतलब आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम में पेज नंबर 82 में लेफ्ट कॉलम का डायग्राम बेटा पॉसिबिलिटी ये होगी कि तो ऑरेंज और ग्रीन जो है वो सेग्रीगेट करता है टुगेदर साथ में, और जो राइट कॉलम में देखने को हमें मिलेगा कि ऑरेंज क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट कर रहा है किसके साथ, रेड क्रोमोसोम को। सबसे पहला हमारा पॉसिबिलिटी फर्स्ट वन क्या है, तो एक लंबा सा ऑरेंज और एक छोटा सा ग्रीन कलर का क्रोमोसोम और एक लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम सेम पोल पे प्रेजेंट है मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज स्टेज पे। फिर मियोसिस सेकेंड में क्या होंगे, वो डिवाइड हो रहा है, प्लेट्स पे आ रहा है, एंड देन जो हमारा जर्म सेल्स निकलेगा अलग निकलेगा। फिर वैसे ही एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक लंबा सा ऑरेंज और एक शॉर्ट सा रेड क्रोमोसोम एक साथ अलाइन है, और आपका एक लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम सेम पोल पे अलाइन है। तो इसमें भी आपको जो जर्म सेल्स दिखेंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। और यही दिखा रहा है कि क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया। फिर हमारे सटन और बोवरी ने आर्ग्यू किया कि जो भी पेयरिंग और सेपरेशन होता है हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के, वो हमारे क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं पूरा एक पेयर ऑफ फैक्टर्स के जो भी वो कैरी कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर सुटन ने क्या किया, यूनाइट किया जितना भी नॉलेज था क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन पे विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स भी, तो वो सारे को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके
सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़ को, मतलब इसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट ने, दैट वाज टॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये चेक करना चाहते थे क्या ये बात सच है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और वो सेग्रीगेट करते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने फिर देखा, और उसके उनके कलीग्स में भी। तब इन्होंने डिस्कवर किया कि जो भी वेरिएशन होती है, बेसिस ऑफ वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो प्रोड्यूस हुआ। एंड देन मॉर्गन ने काम किया कि एक टाइनी फ्रूट फ्लाई पे, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जो कि हमारा सुटेबल होता है स्टडी के लिए। द रीजन बिहाइंड इट कि ये आराम से सिंथेटिक मीडियम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते थे। इनका लाइफ स्पैन कम होता है। तो इसमें और इनके आइडेंटिफेबल, आप मतलब जो आपके व्हाट आर द जेंडर आइडेंटिफेबल होते हैं। इसलिए ये हमारे सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैब में ग्रो भी कर जाते थे। ये हमारा कंप्लीट लाइफ साइकिल इनका 2 वीक में हो जाता है। और एक सिंगल मीटिंग से ही, मतलब एक सिंगल मीटिंग से ही बहुत सारे प्रोजेनीज का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे सेक्सेस को, मेल और फीमेल। तो ईजिली वहाँ से क्या हो जाती थी, डिस्टिंग्विश। और ये हमारे मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस को भी देखने को मिलते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किसको चूज किया, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर को। इसमें जो मेल होता है वो छोटा दिखता है थोड़ा, एंड जो फीमेल होती है वो बड़ी दिखती है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आ जाते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है? तो मॉर्गन ने क्या किया कि सेवरल एक डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराए ड्रोसोफिला में, स्टडीज को, मतलब जीन्स के स्टडी को करने के लिए, जो भी सेक्स लिंक्ड थे उसके लिए। तो ये क्रॉसेस को सिमिलरली हमारे डाई हाइब्रिड के क्रॉस की तरह ही करवाया गया, जैसे मेंडल ने पीस में किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो मॉर्गन थे वो हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल्स को किससे क्रॉस करा दी, येलो बॉडी मतलब येलो कलर की थी और वाइट आंखें थी उसकी, किससे क्रॉस करा दी है, ब्राउन बॉडी से रेड आइड मेल से। जब इसमें इंटर क्रॉस कराया गया तो इनके जो F1 प्रोजेनी में देखने को मिला कि 2 जीन्स जो रहे वो सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। और F2 जनरेशन में देखने को मिलता है कि ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली इंडिपेंडेंट थे, जिसका रेशियो फ्रॉम आ रहा था 9:3:3:1। तो मॉर्गन और उनके ग्रुप ने जो भी जीन्स क्या कर रहे थे, लोकेटेड थे एक्स क्रोमोसोम पे, उसको लोकेट कर लिया और देखा कि जो भी जो जीन्स है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेम ही क्रोमोसोम्स पे क्या है, सिचुएटेड। और इसका प्रोपोर्शन देखने को मिला तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन तो थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। तो फिर मॉर्गन ने इसी से बताया कि क्यों कि कोई फिजिकल एसोसिएशन होती है या फिर लिंकेज होती है दोनों जीन्स की, जिसको इन्होंने टर्म क्या दिया, लिंकेज। मतलब कि आपका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बट देयर इज अ लिंकेज बिटवीन देम, ताकि इसको बता पाए कि जो भी फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स के क्रोमोसोम्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। देखिए लिंकेज क्या होती है कि कोई भी 2 जीन्स एक साथ में क्या कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एजुकेशन शो कर रहे हैं, तो डेट इज अ लिंकेज। और इसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी जीन्स आपके जो क्रोमोसोम पे जो दिखा रहे हैं, मतलब उन क्रोमोसोम के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। जीन के अगर लेवल पे होती है तो उसको लिंकेज बोलते हैं, और क्रोमोसोमल लेवल पे होती है तो डेट इज अ रिकॉम्बिनेशन। तो इस जनरेशन को दिखाने के लिए उन्होंने नॉन पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशंस को लिया। फिर मॉर्गन और इनके ग्रुप में और भी आगे चल के रिसर्च की तो उन्हें ये पता चला जो जीन होते हैं वो सेम ही क्रोमोसोम्स पे ग्रुप किए रहते हैं, और कुछ जीन्स जो होते हैं वो लाइटली लिंक्ड होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं। लेकिन जो कुछ दूसरे होते हैं जो काफ़ी लूजली लिंक्ड होते हैं, तो वो हायर रिकॉम्बिनेशन को शो कर सकते हैं। तो मतलब जो हमारा लिंकेज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एक दूसरे से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इन्होंने फिर और क्या फाइंड किया कि जो हमारे जीन्स होते हैं वाइट और येलो, वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होते हैं। तो उसमें हमारे 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और जो वाइट और मिनिएचर जो होते हैं मिनिएचर विंग जो होते हैं, वो शो करते हैं 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो इसके जो स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टवेट, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का यूज़ किया जो भी जीन पेयर्स के बीच में हो रहा है सेम ही क्रोमोसोम पे, देन उसके डिस्टेंस को मेजर किया और देन उसको मैप किया उनके पोजीशंस को क्रोमोसोम पे। जैसे कि ना लिंकेज ग्रुपिंग में क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोमल हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि पी में हो गया तो क्या होगा 2n = 14, मेज में 2n = 20, मतलब कि क्योंकि आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं मेज में, है ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। वैसे ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं, ड्रोसोफिला में 4 आपके पेयर्स होते हैं, बैक्टीरिया में
नहीं होते हैं। तो जो टाइटली लिंक्ड होंगे वो क्या करेंगे, आपके रिकॉम्बिनेशन कम शो करेंगे, और जो लूजली लिंक्ड होंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा शो करती है। तो अगर पूछा जाए कि जेनेटिक मैपिंग किसने बताया था, जेनेटिक मैपिंग के बारे में, तो हमारे मॉर्गन के ही मतलब थॉमस हंट मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड स्टुरवेंट, उन्होंने बताया था जेनेटिक मैपिंग के बारे में। अब हम देखते हैं, हाँ, तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के भी। तो मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिकॉम्बिनेंट के। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है अच्छे तरीके से हमारे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट में। मतलब कि जैसे कि जेनेटिक मैपिंग के केस में इसी का इस्तेमाल किया गया है कि कैसे हमारे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कैसे शो करते हैं, इस डिस्टेंस का यूज़ करते हुए कि हमारे जीन्स जो होते हैं एक दूसरे से कितना ज़्यादा लिंक करते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा सबसे पहला एक क्रॉस ए कराया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, क्रॉसिंग शो करेगी स्मॉल वाई और मतलब येलो वाइट और वाइल्ड टाइप के बीच में क्रॉसिंग है। तो सबसे पहला क्रॉस ए देखते हैं। पेरेंटल है हमारा एक येलो वाइट और वाइल्ड वाइट। F1 जनरेशन में जो इसमें प्रोजेनी निकलती है वाइल्ड टाइप के और येलो वाइट दोनों ही आती है। फिर पेरेंटल में आपको पेरेंटल टाइप 98.7% देखने को मिलता है, और रिकॉम्बिनेंट जो होता है इसमें काफ़ी कम होता है। रिकॉम्बिनेंट कम है मतलब कि लिंकेज क्या है, ज़्यादा है, टाइटली लिंक्ड है अपने आप से जीन ये। तो इसमें भी आपको F2 जनरेशन में फिर देखने को मिलेगा क्या, तो वाइल्ड टाइप वाइट कलर के, येलो टाइप और येलो वाले। फिर क्रॉस बी जो हम कराते हैं तो हमारे फिर आपको देखने को मिला वाइल्ड मिनिएचर के साथ वाइल्ड टाइप के कराते हैं, तो वाइल्ड टाइप और वाइट मिनिएचर दोनों बनते हैं। फिर जब गैमेट्स बनते हैं, पेरेंटल टाइप इसमें आपको देखने को मिलेगा 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेगा कितना, 37.2%। ये सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, और इसलिए इसको समझना भी कभी कभी आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता होगा, क्योंकि ये सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल के है। तो इट्स नॉट ईजियर लाइक कि ऐसा ही एकदम स्ट्रक्चर होता है, नो नॉट लाइक दैट। ओके, तो इसी तरीके से क्या होगा, हमारा ये पता चल जाएगा कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट क्या है, एक दूसरे से कैसे इन्वर्सली। लिंकेज हमारे जीन्स के लेवल पे बात करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो हमारे क्रोमोसोम्स के लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एसेंशियल जीन कैसे बोलते हैं। तो एसेंशियल जीन की वजह से ये हमारा क्या होता है, एक लीथल फिनोटाइप होता है। जब क्या होता है, हमारे जीन म्यूटेट कर जाते हैं, इसको हम लोग लीथल एलील भी बोलते हैं। जिस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये हमारा डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया था आपका येलो माइस और नॉन येलो माइस करके। ओके, हाँ, एक और है हमारा कोलैबोरेशन मॉडिफाइड जीन एक्शन। तो इसमें क्या होती है, कॉम शेप्ड की पोलेट्री आपको देखने को, इसको स्टडी किया था बेटसन एंड पनेट ने। तो रोज शेप कॉम देखने को मिलता है, कैपिटल आर से उसको डिनोट करते हैं। पी शेप कॉम देखने को मिलता है, जो कॉम होती है ना उनके फेयर्स, उसके बारे में बात करें। सिंगल कॉम R+P और वॉलनट शेप के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारे आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो इसको भी स्टडी किसने किया था, बेटसन एंड पनेट ने किया था, लेथायरस और डेरेटस पे, स्वीट पी पे। फ्लावर कलर इसमें पर्पल और वाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर जीन आपका सी जीन होगा तो वाइट फ्लावर देखने को मिलता है, अगर पी जीन होती है तो तब भी वाइट फ्लावर। C+P जब जीन आती है तो पर्पल फ्लावर देखने को मिलता है, और C+ जीन होती है तो और आपके कभी कभी वाइट फ्लावर भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअली क्या है कि पर्पल फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों ही टाइप्स के जीन क्या है, नेसेसरी है। अब हम आ जाते हैं, अगर आपके कभी भी मान लो कि किसी भी जीन को मतलब किसी भी कैरेक्टर्स को एक से ज़्यादा जीन अगर कंट्रोल कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ जीन। अब हम समझते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है बेटा, तो मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो भी ट्रेट्स क्या होते हैं एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अल्टरनेट फॉर्म करते हैं। जैसे कि फ्लावर कलर होगा, या तो वो आइदर पर्पल हो और वाइट हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते अपीयरेंस में, और ये हमारे थ्रू आउट द ग्रेडियंट ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक लंबे हैं या फिर सिर्फ शॉर्ट है, इसमें बहुत होल रेंज ऑफ मतलब बहुत सारे वेराइटीज पॉसिबल हाइट्स पॉसिबल है। तो इस ट्रेट्स हम लोग ये जनरली हमारे क्या होते हैं, या तो हमारे ये कंट्रोल होते हैं 3 या 3 से भी ज़्यादा जीन से ये कंट्रोल होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का यही मतलब है कि जो भी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 या 3 से ज़्यादा ट्रेट से क्या हो रही हैं,
कंट्रोल होती है। तो इसके साथ अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें मल्टीपल जीन्स की, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है ये हमारे इन्वायरमेंट के भी एक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पॉलीजेनिक ट्रीट का। इसमें जो आपके फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है हमारे हर एलील के, जैसे कि ए, बी और सी, जो इसमें 3 जीन्स को हम मान लेते हैं कि जो हमारा कौन सा कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को, तो ए, बी, सी, जो कि हमारे ह्यूमन कलर में अगर मान लो कि डोमिनेंट फॉर्म्स हो सकते हैं ए, बी और सी के। तो अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होंगे, अगर 2 जीन्स वाले होंगे, तो उनका रेशियो होता है 1:4:6:1। और अगर 3 जीन्स के लिए होता है तो 1:6:15:20:15:16:1। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 2n+1 करते हैं। हाँ, तो आते हैं हमारे स्किन कलर। जैसे कि अगर हमारा ए, बी एंड सी रिस्पॉन्सिबल है हमारे डार्क स्किन कलर का, मतलब कैपिटल, और रिसेसिव वाला जो फॉर्म है स्मॉल वाले ए, बी और सी, जो ये लाइट स्किन कलर के लिए, तो हमारा जीनोटाइप जो डोमिनेंट एलील्स के होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी। तो इसमें सबसे ज़्यादा डार्केस्ट स्किन कलर देखने को मिलेगा। और जो रिसेसिव वाले होंगे सारे कैसे होंगे, स्मॉल पेयर्स में होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट स्किन कलर देखने को मिलता है। और इसको कैसे नाम दिया जाता है, अल्बाइनो भी बोला जाता है। तो जैसे कि इसमें एक्सपेक्ट किया गया था कि जो भी जीनोटाइप होंगे 3 डोमिनेंट एलील्स के, उसके साथ 3 रिसेसिव एलील्स भी आएंगे, उसमें कैसा दिखेगा, तो इंटरमीडिएट स्किन कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इसी मैनर में हम क्या कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं ईच टाइप ऑफ एलील्स को हमारे जीनोटाइप में, जो कि डार्कनेस से लेकर के लाइटनेस ऑफ स्किन कलर को बताएंगे। जैसे कि आपकी हाइट हो गई और स्किन कलर हो गया, ये किस में आ जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। और कोई कोई फ्लावर्स में भी होता है, जैसे कि आपके ये लैथाइरस ऑडेटरस में, मतलब स्वीट पी के जो फ्लावर होते हैं उसमें भी ये देखने को मिलती है। अब आ जाता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी किसे बोलते हैं, मतलब कि एक जीन जो होगा वो एक से ज्यादा चीजों कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मोर देन 3 जीन, 3 और मोर देन 3 आपके क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर्स पे देख रहे हैं, मतलब स्किन कलर को ही कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ही जीन बहुत सारी चीजों को देख रहा है, मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। तो प्लियोट्रॉपी क्या होती है, तो जैसे कि हमने देखा कि एक जीन होती है सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट को ही कैरी करती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि जो आपके सिंगल जीन होता है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को दे सकता है। तो इसी टाइप के जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसमें जो मैकेनिज्म जो भी है प्लियोट्रॉपिक के, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, तो जीन जो भी होते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज की अफेक्ट होती है, जो कि हमारे फिनोटाइप्स के वर्ड आप देखोगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, जो कि हमारे अकर होता है ह्यूमंस में, ये डिजीज हमारे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है जीन में ही, जो कि कोड करता है इंजाइन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीज के लिए, मतलब सिंगल जीन म्यूटेशन, मतलब एक ही जीन का क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो ये मैनिफेस्ट करता है कि आपके जो भी फिनोटाइप एक्सप्रेशन है कैरेक्टराइज, जिसमें क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन भी देख, मतलब एक ही जीन था, एक ही जीन की म्यूटेशन हुई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बीमारी एक हुई इंसान को, लेकिन उसके जो आपके लक्षण दिखते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। तो प्लियोट्रॉपी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें आपको मेंटली रिटार्ड हो जाता है बच्चा, उसके हेयर रिडक्शन होने लगते हैं, स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक सिंगल जीन म्यूटेशन होने के वजह से। तो दैट इज अ प्लियोट्रॉपी। तो अगर इसमें हम देखते हैं, हाँ, तो ये आपको जो एंजाइम, मतलब ये किस फेज में म्यूटेट होती है, तो मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड में भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेटाफेज फर्स्ट में ही ये होती है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके साइंटिस्ट कौन थे, देख के आना, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, नॉट पढ़ते, समझते हैं, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने समझ लिया है तो हाँ, बस उसके बाद आपको क्या करना होगा, पॉइंट वाइज थोड़ा उसको रिमेंबर करना होता है। और रिमेंबर करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ MCQs, बिकॉज MCQs आर द की टू सक्सेस। अगर आप MCQs बनाते हो ना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाती है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको NCERT लाइन वाइज याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ समझी हुई होनी चाहिए कि हाँ वो कहना क्या चाहते थे, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, so you must feel like that. Okay, so that's it for the day. I hope you all are doing good, and ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप लोग, MCQs लगाइए, एटलीस्ट डेली बेसिस पे कम से कम 50 to 100 तो लगा ही सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिजिक्स को भी अच्छे से बनाइए और अभी केमिस्ट्री को भी। ओके, सो बाय।